वहाँ जब मैं जाती थी शुरू में तो ये कहते थे अरे ये तो कर्नल साहब की मैडम है, टाइम पास करने आई है, चल देंगे थोड़े दिन में वापस। सब यही बोलते थे। हमारा जो क्षेत्र है स्पेशली चंबल, यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। देखिए मैं इन लोगों के साथ सहानुभूति भी रखती हूँ क्योंकि ये पूरा इलाका बहुत ही डकैतों के साथ डोमिनेटेड रहा है। तो जब डकैत इतने ज़्यादा थे, डेकॉइट्स का इतना प्रकोप था, तो क्या होता था कि वहाँ के लोग। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और भाई रागिनी फाउंडेशन एक प्रोमिनेंट एनजीओ है मध्य प्रदेश का, आप उसकी प्रेसिडेंट। जी। कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? ये एक्चुअली कहानी लंबी है। मैं उससे पहले अपना बैकग्राउंड भी बताना चाहूँगी कि मैं बेसिकली तो मध्य प्रदेश की ही हूँ। मेरे पिताजी तो पुलिस में थे और उनके साथ साथ हम लोग पूरे मध्य प्रदेश, तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही स्टेट था, और हम लोग कई सारे स्टेट्स में घूमते रहते थे क्योंकि पापा की जॉब ऐसी थी कि उनकी पोस्टिंग्स होती रहती थी। तो उससे एक मैं कहूँगी कि ये जो आज की जो मैं हूँ और जो संस्था में चला रही हूँ उसके बीच बहुत पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी चल रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही कहलाएगा क्योंकि जब आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं और वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोगों से मिलते जुलते हैं तो बहुत फ़र्क आता है आप। और वो जर्नी कंटिन्यूड ही रही मेरे साथ क्योंकि मैंने अपनी एजुकेशन जब पूरी करी ग्वालियर में, फादर मेरे पोस्टेड थे तो हम लोग ग्वालियर से मेरी एजुकेशन पूरी करी। तो उसके बाद मेरी शादी एक आर्मी ऑफिसर से हो गई। तो ये जर्नी जो मध्य प्रदेश में थी वो पूरे इंडिया, पैन इंडिया कंटिन्यूड हो गई। तो उनके साथ रहते रहते एक्चुअली जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, मैं एक MBA हूँ और उसके बाद फिर मैंने कॉर्पोरेट में अपनी जॉब शुरू करी। कॉर्पोरेट में किस कंपनी में रही हैं आप? मैं ICICI में। ओके, ICICI बैंक में। तो तब वो बैंक नहीं था, एक ICICI क्रेडिट सर्विसेज करके था। तो ये काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को। उसके बाद फिर जब शादी हुई मेरी तो मेरे को अपना जॉब छोड़ के और मैं अपने हस्बैंड के साथ चले गई। मेरे हस्बैंड मोकोकचुंग करके एक जगह है नागालैंड में, वहाँ पोस्टेड थे, यहाँ से काफ़ी दूर। तो जब वहाँ गई, उनके साथ रही, तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ये कॉर्पोरेट कैरियर शायद चल नहीं पाएगा क्योंकि इनके साथ अगर ये करना होगा तो ताउम्र ज़िंदगी भर अलग ही रहना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ और किया जाए। तो अपने आप को पहले से तो क्वालिफ़िकेशन मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो लगा कि एजुकेशन सेक्टर ऐसा है जहाँ पर मैं कुछ कर सकती हूँ। बट एजुकेशन में मुझे नौकरी कौन देता, मैं तो ग्रेजुएट, मतलब बैचलर्स इन एजुकेशन भी नहीं था मेरे पास, B.Ed बोलते हैं जो। तो मैंने सबसे पहले अपना फिर से MA किया, B.Ed किया, अपनी क्वालिफ़िकेशन को दुरुस्त किया और उसके बाद फिर मैं स्कूल्स में काम शुरू किया। मैंने सबसे पहले तो आर्मी स्कूल में मैंने काम किया शुरू। मैं सिलीगुड़ी करके एक जगह है, मेरे हस्बैंड वहाँ पोस्टेड थे, तो वहाँ पर मैं एक आर्मी का प्राइमरी स्कूल था, वहाँ पर मैं एज ए प्रिंसिपल भी काम किया मैंने कुछ सालों तक। उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ते चले गए। भोपाल के संस्कार वैली स्कूल में कुछ साल काम किया। उसके बाद फिर वीरेंद्र सहवाग जो हमारे प्रोमिनेंट क्रिकेटर है, झज्जर में उनका स्कूल है, सहवाग इंटरनेशनल स्कूल, हाँ, वहाँ भी मैं काफ़ी साल काम किया। फिर एक इंटरनेशनल स्कूल है गुड़गांव में, पाथवेज वर्ल्ड स्कूल, उसमें भी काम किया। तो ये जो पूरा जर्नी है मेरी, पूरी काम करते हुए मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, ये बड़े स्कूलों में काम करते हुए ही एक दूसरा एक पड़ाव आया ज़िंदगी का, जहाँ से क्या होता था, इन स्कूलों में काम करने के लिए ना ये होता था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कम्युनिटी सर्विस भी हमें करना मैंडेटरी था। तो मैं हमेशा इन बड़े स्कूलों में काम करते हुए मैं उस कम्युनिटी सर्विस ग्रुप की मेंबर होती थी। तो इसमें हम लोगों को आसपास के क्षेत्र के जो गांव होते थे उनके साथ वहाँ जाके वहाँ महिलाओं को और बच्चों से बातचीत करनी, कुछ टास्क दिए जाते रहे होंगे आपको कि वहाँ पे हमको थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देना है। तो उस कंट्रीब्यूशन में हम लोग, जैसे झज्जर में जब मैं थी तो आसपास के गांव में हम जाते थे, हम लोग स्ट्रीट प्लेस करते थे, महिलाओं से, बच्चों से, लोगों से बात करते थे, जिसमें हम ये कहते थे बेटियों को बढ़ाओ। हरियाणा का सेक्स रेशियो तो बहुत ही स्क्यूड है, तो उससे लगता था कि भाई ये बच्चे आगे, हमारे बच्चों को तो भ्रूण हत्या वहाँ पे कॉमन थी, तो ये होता था कि हम उनको प्रमोट करते थे, बोलते थे कि बच्चियों को पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो।
तो ये करते हुए हम लोग को आसपास के क्षेत्रों में चरखी दादरी, रोहतक, हिसार, कई सारे जगहों पे हम लोग जाते थे स्कूल की तरफ से और ये करते थे। जब गांव में जाते थे तो बहुत लगता था कि कितना डिफरेंस है सोसाइटी में। एक तो ये वाले बच्चे हैं जिनको सब सुविधा से युक्त सभी फैसिलिटीज मिल रहे हैं, और एक वो वाले बच्चे हैं जिनके सर पे छत भी नहीं है, कोई फैसिलिटी कोई फैसिलिटीज नहीं है। आप सोचिए एक ही कमरे में 3 ब्लैक बोर्ड लगे होते थे और एक ही कमरे में 3-4 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है। तो वो ये तो क्या एजुकेशन का स्तर होगा और क्या एजुकेशन होगी, और टीचर कितना मोटिवेटेड होगा और बच्चे कितने मोटिवेटेड होंगे। और एक तरफ हमारे बच्चे थे जो एसी क्लासरूम्स में पढ़ रहे थे, एसी गाड़ियों से जाते थे, एसी क्लासरूम में पढ़ते थे और क्या नहीं था उनके पास। इसको देख के मुझे बड़ा बुरा लगता था। शायद वो मेरी ज़िंदगी का, मैं कहूँगी कि दूसरा पड़ाव था कि मैंने अपना स्कूली जीवन क्विट कर दिया पूरा। मैंने टर्निंग पॉइंट था वही। टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं। मुझे मतलब अंदर ही अंदर एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। मुझे लगता था कि कुछ और करना चाहिए, मुझे यहाँ शायद ये मेरी मंजिल नहीं है। तो मैंने अपना एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड अच्छा कैरियर मैंने छोड़ दिया स्कूल का और मैं भोपाल शिफ्ट हो गई। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँगी, कैसे करूँगी। सब तो छोड़ के आ गई थी। मेरे घर वाले भी मुझसे कहते थे कि अच्छा भला कैरियर था, सब छोड़ दिया, अब गलियों की खाक छान रही है। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे गरीब बच्चों के स्कूल चुने जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती थी, तो मैंने सोचा था कि कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दूंगी। तो ऐसे स्कूल्स जहाँ पे बच्चों की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होती थी, उनका टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना या बच्चों के साथ सेशंस करना या जो करिकुलम डिज़ाइनिंग में हेल्प करना, उस तरह के का। अपन बच्चों में क्या डिफरेंस पाती हैं जो बच्चे पब्लिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ पढ़ रहे हैं, एक दूसरी तरफ ये बच्चे हैं, कुछ टैलेंट में कमी है क्या इन बच्चों के में? नहीं, बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं है, बच्चे बिल्कुल एक जैसे हैं। कैसे एग्जाम्पल सुनाऊँ मैं कि अगर आप केक लेके जाते हैं छोटे बच्चों में, तो जो एंथुजियाज़म एक बड़े पब्लिक स्कूल का बच्चा दिखाएगा, वही एंथुजियाज़म एक नॉर्मल गरीब तबके के स्कूल का बच्चा भी दिखाएगा। बच्चे बिल्कुल एक जैसे होते हैं अपनी मानसिकता में, अपनी थिंकिंग में, अपनी हैबिट्स में, अपनी शैतानियों में या अपनी विचारधाराओं में। बच्चे बच्चे होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। बस माहौल का फ़र्क होता है कि जब जो बच्चों को अच्छी अगर शिक्षा मिलती है, अच्छा एम्बियंस मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है, तो वो अच्छी तरह से पल बढ़ जाते हैं। अब यहाँ के बच्चे सोचिए कि मैं आपको भोपाल के एक स्कूल में एक बच्ची पढ़ती थी, बड़ी होनहार। तो मैं उससे बात करती थी तो वो मुझे बताती थी कि माँ बाप दोनों उसके मज़दूर थे, सुबह निकल जाते थे। ये बच्ची अपने छोटे भाई को भी संभालती थी घर में। वो खुद, उसकी उम्र होगी करीब 10 साल, 10 से 11 साल। जी जी, 10-11 साल उसकी उम्र। और वो एक अपने छोटे 2-3 साल के बच्चे को, भाई या बहन जो भी था उसका, उसको लेके घर में रहती थी झोपड़ी में। उसके बाद फिर उसके पेरेंट्स को कन्विंस किया हमने कि भाई ये जिम्मेदारी किसी और को दो, ये बच्चे का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो, इसे स्कूल में पढ़ने आने दो। तो ये बच्चे, वो छोटी सी 10 साल की बच्ची, वो खाना बनाना जानती थी, वो झाड़ू पोछा करना जानती थी, वो यहाँ तक कि अपने घर की साफ सफाई, सब कुछ करती थी। उसके बाद स्कूल आती थी। और मतलब कई इंसिडेंट्स थे जिन्होंने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। दूसरा एक इंसिडेंट था, एक बच्ची थी, उसके हाथों में ये पूरा ऐसे नील पड़े हुए थे, तो वो छुपा देती थी अपने फुल स्लीव्स की शर्ट पहन के, जो हम लोगों ने दी हुई थी। क्या कारण था उसका? उसका कारण ये था कि उसकी जो माँ थी, स्टेप मदर थी, और उसकी पिटाई करती थी क्योंकि वो लड़की थी। ठीक है। और एक महिला होके भी कभी कभी महिलाएं अपने ही अपनी जो हमारी जो अपनी रेस है, जैसे जो विमेन है, विमेन पर ही अत्याचार कर देती है। उसको ये लगता है कि महिला होना ही अपराध है, जबकि ऐसा नहीं है। महिला होना अपराध नहीं है, बोझ है। लड़कियों को महिला ही कभी कभी समझने लगती थी कि हमारे जो, अगर लड़की पैदा हुई है तो वो बोझ है, वो सिर्फ एक जिम्मेदारी है। ये तो हम पे है कि हम उसको या तो बोझ समझे या उसे हम एक एसेट समझे कि वो ज़िंदगी में और भी कुछ बढ़ोतरी कराएगी, वृद्धि कराएगी, प्रोग्रेस दिलाएगी।
ये तो हमारे ऊपर है, और यहीं पर फ़र्क आता है एजुकेशन का। इसलिए मुझे लगता है कि एजुकेशन, शिक्षा बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो ये इस तरह के इंसिडेंट्स थे जब मैं, और इस इंसिडेंट्स के थ्रू जब मैं भोपाल में इन स्कूलों में इन बच्चों से डील कर रही थी, तब इन महिलाओं से भी डील करने का मुझे मौका मिला जो इन बच्चों के माता पिता थे। और इन महिलाओं से कुछ ऐसी महिला भी मुझे दिखी जिनमें हुनर था, और क्या होता था कि जा रही हैं पत्थर तोड़ने या कुछ इस तरह के का काम करने, या कहीं बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ गारा ईंटा उठाने जा रही हैं, जबकि उनके हाथ में हुनर है कि वो पेंटिंग बहुत अच्छी करती थी, जरदोजी का काम करती थी। तो मैंने कहा क्यों कर रहे हो, ये काम करके देखो। मुझे कहते मैडम हमको काम नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा चलो हम ही करके देखते हैं कुछ। तो मैंने, हमारी जो सेविंग थी, मेरी अपनी सेविंग थी, मेरे हस्बैंड की सेविंग थी, मेरे एक दोस्त भी हैं उन्होंने मेरे बहुत सहयोग किया है, उनकी भी सेविंग थी, हमने उनको लगा के कुछ हमने रॉ मटेरियल खरीदा, उनको दिया, हमने कहा तुम बनाओ। किस तरह का रॉ मटेरियल लिया आपने? देखिए हमने क्या किया कि हम चंदेरी और माहेश्वर से कुछ साड़ीज हमने खरीदी, प्लेन साड़ीज? प्लेन साड़ियाँ हमने वीव करवाई स्पेशली। मतलब प्लेन साड़ियाँ बनती नहीं है जनरली, चंदेरी में तो बूटी के साथ आती है, उस तरह से आती है। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से किया जाए। सबसे पहले तो हमने शीटों पे बनवाया उनसे कुछ काम, हमें अच्छा लगा, फिर हमने इस तरह के कपड़े खरीदे, फिर हमने उनसे दिया, जरदोजी का काम करवाया, गोल्ड और भील आर्ट करवाया उस पर। जब वो आया तो मुझे फ़ौज में होने का एक फ़ायदा मिला कि एक हम लोग की आवा शॉप्स होती हैं जिसमें इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है। आवा शॉप्स क्या क्या फुल फॉर्म है? आवा है आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन। ये एक किस्म का एनजीओ ही है जो फ़ौज चलाती है। ऐसी नेवी का अपना अलग होता है, एयरफोर्स का अपना अलग होता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए, स्पेशली अपनी ओन फैमिलीज़ के लिए काम करता है। तो इसमें जैसे ये बढ़ावा भी देते हैं कि विमेन जो पढ़ी लिखी हैं वो आगे आके एज एन एंटरप्रेन्योर काम करें। तो मैं भी तो उसी परिवार की हूँ, आर्मी की, तो उसमें मुझे भी ये सब सहयोग सपोर्ट मिला कि हाँ चलिए ठीक है, ये प्रोडक्ट्स को इनको आगे प्रमोट करते हैं। तो हमने जब बना के इसको वहाँ पे भेजा तो लोगों को पसंद आया, तो मुझे लगा कि इससे तो इनको, और जब उनको 350 रुपये उन महिलाओं को एक दुपट्टे पे मिले तो उनकी खुशी थी जो चेहरे पे, वो देखते ही बनती। तो आपने प्लेन कपड़ा लिया, उन्होंने उस पर प्रिंट किया या अपना आर्ट दिखाया, उसके बाद आपने उसको सेल आउट किया? हाँ, और उसके 350 रुपये उनको भी दिए हमने। और मतलब उस प्रोडक्ट पे आप यकीन मानिए हमने कोई प्रॉफिट नहीं लिया। तब मुझे लोगों के विरोध का, अपने परिवार वालों के काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। सब कहते थे कि मतलब तुम बेवकूफ़ हो, अच्छा वाला कैरियर छोड़ के आ गई हो, अब ये ऐशबाग और पुराने भोपाल में शाहजहानाबाद इस तरह के इलाकों की खाप छान रही हो, गली गली में घूम रही हो, पता नहीं क्या कर रही हो। ठीक है, तो फिर पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। इसमें जो मेरे पार्टनर हैं उनका बहुत सहयोग था। उन्होंने बोला कि जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम करना चाहती हो वो करो, पर जो काम करो शिद्दत से करना। तो फिर मैंने बस वही एक था, एक मुझे लगता है कि एक मार्ग था जिस पे मैं चलती चली गई और आज यहाँ तक पहुँच गई। आपका जो एनजीओ है रागिनी फाउंडेशन, गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प कर रही है आपको? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनसे किसी तरह की मदद मिलती है आपको? बिल्कुल, मेरे पास मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के मेरे पास प्रोजेक्ट है। एक्चुअली जब काम करते हुए मुझे कुछ लोगों ने बताया कि अभी गवर्नमेंट कुछ इस तरह की परियोजना ला रही है जिसमें महिलाओं पर फोकस होके काम किया जा रहा है। और मैं बेसिकली महिलाओं और बच्चों पर ही काफ़ी ध्यान केंद्रित करके काम कर रही थी। तो जब मैंने अपना इसमें एंट्री डाली तो मेरी शायद अच्छा भाग्य था, मैं फॉर्चुनेट थी कि मुझे इसका प्रोजेक्ट का ये मुझे मिल गया। ये दोनों परियोजनाएं ऐसी थी कि ग्रामीण पर्यटन पे काम करना था। मेरा ना एक मुझे ये लगा था कि ग्रामीण पर्यटन हो या महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन हो, ये दोनों पर्यटन योजनाएं, ये जो परियोजनाएं थी ऐसी थी जिसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल था। तो जिसमें जैसे अगर हम ग्रामीण पर्यटन की बात करें तो ग्रामीण परिवेश में जाके, और सबसे ज़्यादा तो वहीं पर ही महिलाओं को पीछे ही रखा गया है ना, वो आगे आ ही नहीं पाती हैं। तो फिर उस परियोजना में काम करते हुए मुझे लगा था कि मैं महिलाओं को के साथ उनको आगे बढ़ाने में
और उनको थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में लाने में कुछ तो कर सकती हूँ। मतलब बहुत बड़ा तो कुछ नहीं, पर हाँ कोई छोटे छोटे कदम तो उसमें बढ़ ही सकते हैं। तो मैंने इलाका भी चुना चंबल, मुरैना। तो मुझे मतलब लोगों को आश्चर्य हुआ कहना कि कौन सा इलाका चुन रही हो, मतलब भिंड मुरैना का, जहाँ पर अगेन जो कहते हैं सेक्स रेशियो ख़राब है, महिलाओं की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ जाके कब तुम मतलब डिफ़िकल्ट। मैंने कहा चैलेंजेस लेने में बुराई क्या है, मेरा कोई नुकसान तो है नहीं, ठीक है। जब ग्रामीण मुझे पर्यटन का काम मिला तो मैं जब जाती थी, मैंने 3 गांव चुने थे, मितावली, ऐती और रिठौरा। आप यकीन मानिए मैं ये एक मुरैना जिले में आते हैं। मुरैना जिले में आते हैं, तीनों गांव मुरैना जिले में आते हैं। बड़ावली, हाँ, और ऐती, शनिचरा मंदिर के पास एक ऐती है, रिठौरा कला है और मितावली। ये 3 गांव चुने थे जो बिल्कुल एकदम हमारे ठेठ जो दर्शाते हैं वहाँ का कैसा जो चंबल का कल्चर, चंबल का कल्चर। तो वहाँ जब मैं जाती थी शुरू में तो ये कहते थे अरे ये तो कर्नल साहब की मैडम है, टाइम पास करने आई है, चल देंगी थोड़े दिन में वापस, सब यही बोलते थे। और मैं एक अकेली औरत होती थी बहुत सारे मर्दों के बीच। कई बार ही काम किया मैंने, शुरू में मुझे लगता भी था, मैं मतलब अंदर ही अंदर ना मुझे लगता था कि मैंने कठिन इलाका चुन तो लिया कि काम होगा नहीं होगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं करती ही रही। मैं कहा कोशिश करके देखने में क्या अर्ज़ है, इतनी जल्दी हार नहीं मानना है। तो फिर धीरे धीरे करते कराते आज वहाँ 11 होम स्टेज तैयार हुए। होम स्टेज की क्या कहानी, थोड़ा विस्तार से बताइए। होम स्टेज ये एक्चुअली बहुत अच्छी परियोजना है। ये एक्चुअली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसमें गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारा जो क्षेत्र है स्पेशली चंबल, यहाँ टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए। देखिए मैं इन लोगों के साथ सहानुभूति भी रखती हूँ, क्योंकि ये पूरा इलाका बहुत ही डकैतों के साथ डोमिनेटेड रहा है। तो जब डकैत इतने ज़्यादा थे, डकैट्स का इतना प्रकोप था, तो क्या होता था कि वहाँ के लोग थोड़े दबे रहे। वहाँ के लोगों का कल्चर, लोक कला, लोकगीत सब कुछ मर गया, क्योंकि उनकी दहशत इतनी होती थी कि लोग कभी बाहर निकल के आते ही नहीं थे। आप कभी घर देखिए उनके तो एकदम बंद बंद, और विंडोज़ भी कम, क्योंकि सबको बहुत डर में और बहुत सेंचुरीज बिताई है लोगों ने। तो उस इलाके में लोगों की गलती नहीं है, मैं नहीं मानती, लोग सच में अच्छे हैं। वो उनके जो जनरल बोलचाल में रफनेस है, बट दिल के बुरे नहीं है वो लोग, कोई नहीं है इतना दिल का बुरा, सब बहुत अच्छे हैं। महिलाएं भी अच्छी हैं, पुरुष भी अच्छे हैं, पर ये है कि समय के साथ वो धीरे धीरे बदलेंगे। और मुझे लगा ये बदलाव की बयार गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट से आ सकती है। तो आज की डेट पे जैसे 11 होम स्टेज बने हैं, और पर्यटक आके रुकते भी हैं, कुछ डोमेस्टिक आते हैं, कुछ इंटरनेशनल आते हैं, कनाडा, पौंडीचेरी वगैरह से भी लोग आके रुके हैं वहाँ पे। तो ये मतलब अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। देखिए क्रांति नहीं होती कभी एक दिन में, और आने में बहुत समय लगता है। और मैं ये मानती हूँ कि उस इलाके में गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं दोनों, महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन और ये, इससे बहुत बदलाव आएगा। होम स्टेज का क्या चार्ज रहता होगा? होम स्टेज पे चार्ज जनरली पर नाइट स्टे का है फॉर 2 people 999, और प्लस ब्रेकफास्ट लंच डिनर के चार्जेस। तो गाँव वालों को कितना उसका परसेंटेज जाता होगा? पूरा गांव वालों का है, इसमें रागिनी फाउंडेशन कुछ नहीं लेता। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को भी कुछ जाएगा ना उसमें से? कुछ नहीं इसमें, जब इसमें गवर्नमेंट ने बल्कि हेल्प ही करी है, जो हितग्राही हैं, बेनिफिशरीज हैं उनकी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने कन्विंस किया कि आप अपने घर में एक कमरा बनाइए, या बना हुआ कमरा रेनोवेट कीजिए, या अगर जगह है तो नया बनाइए। जो पर्यटक आपके घर में आके रुकेगा, जो आप खा रहे हैं वही खाएगा, और आपके साथ दिनचर्या में जो आप जहाँ जा रहे हैं, अपने खेत पे जा रहे हैं, तो वो आपके साथ भी जाएगा। और मतलब बेसिकली आपके घर में कोई मेहमान आया है, आप अपनी दिनचर्या में उसको शामिल कर रहे हैं, और शाम को संध्या को अगर कोई समय हुआ तो आप उसको आसपास घुमा भी रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो इस कॉन्सेप्ट में जो होम स्टे में है, जैसे आके बंदा रुक रहा है, तो जब ये बनाया था होम स्टे, तो उसमें 60% तो जो बेनिफिशियरी था, जो होम स्टे ओनर था, उसने अपना पैसा लगाया, और 40% सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी, सरकार ने। इस तरह से हाँ ये बना। और बनने के बाद अब उसके बाद जितना भी जो इसका रेम्यूनरेशन आएगा, वो प्योरली होम स्टे ओनर का होगा, ना किसी संस्था का होगा, ना सरकार का होगा। तो ये किस तरह से उनको मोटिवेशन था कि आप काम कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। वहाँ के बच्चों को हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिला रहे हैं। हम आपको बहुत अच्छा वीडियो दिखाएंगे, जहाँ पर नॉर्मल 8, 9, 10th क्लास की लड़कियाँ
लाठी चलाना भी सीख रही हैं। तो लाठी चलाती है और आत्मरक्षा की टेक्निक सीख रही हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर है आपका, या नहीं, किस तरह से मैनेज कर रहा है? सेल्फ डिफेंस के लिए जैसे हम लोगों ने टाई अप किया है, जो रजिस्टर्ड एजेंसीज होती हैं उनके ट्रेनर्स लिए जाते हैं, सर्टिफिकेशन भी रजिस्टर्ड एजेंसी ही देती हैं। तो जो हम लोग जिस प्रोजेक्ट में हम काम करें, इसमें महिलाओं के बहुत सारी एवेन्यूज़ हैं जिसमें इनको आगे बढ़ने का मौका आ रहा है। अगर कोई स्कूल गोइंग गर्ल्स है या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, वो आत्मरक्षा का प्रशिक्षण ले सकती हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। और जो 18+ विमेन है, उनको हम लोग डिफरेंट ट्रेड्स में सक्षम करके और उनको किसी लाइवलीहुड से जोड़ने का प्लान कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट। तो उसमें जैसे जो पर ये इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कि जिसमें हम लोग जो टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं उसके आसपास विमेन की प्रेजेंस मिले, हमारे प्रदेश में जो भी महिला आए, सोलो ट्रैवलर्स आए, तो वो भी सेफ महसूस करें। और सबसे बड़ी बात कि विमेन इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट और सेल्फ एम्प्लॉयड बने, खुद अपने पाँव खड़ी हुए, आत्मविश्वास के साथ अपना पैसा खुद कमाएं और अपनी एक पहचान बनाएं। ये हमारा भी एक मोटिव है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का भी यही मोटिव है। तो कॉमन मोटिव के साथ हम दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो इसमें हम जैसा कि मैंने बताया कि हम ग्रामीण पर्यटन में हम लोगों ने इस तरह से अचीवमेंट किया है और उन होम स्टेज को चलाने वाली आधी महिलाएं ही हैं। पुरुष तो इधर उधर हो जाते हैं, कभी बाहर चले गए, कभी ग्वालियर आ गए, कभी कहीं चले गए, खेतों पे काम कर रहे हैं। असली देखभाल तो जब गेस्ट आता है तो महिलाएं ही करती हैं, उनसे इंटरेक्शन महिलाएं करती हैं। मैं तो वो चेंज देख सकती हूँ जब मैं पहले दिन आके जिन महिलाओं से मिली थी और आज की डेट में जो उनमें चेंज है, बहुत फ़र्क है। और मुझे लगता है ये फ़र्क बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है। उसी तरह से जैसे हमने कुछ महिलाओं को कुछ हस्तशिल्प में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट बनाने लगी है। अभी दिवाली आ रही है, कुछ गोबर आर्ट पे उन्होंने काम किया है, तो उन्हें एक ऑर्डर मिलेगा, उस पर वो काम करेंगी। तो इस तरह से अब मैं शिवपुरी की अगर बात करूँ तो शिवपुरी में फॉरेस्ट गाइड्स के तौर पे बच्चियाँ काम कर रही है और बहुत ही मतलब आज की डेट में वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ काम करती है वो काबिल तारीफ़ है। एक वक्त ये था कि जब ये इतना डरती थी इतनी दूर जाने में, और ये शादीशुदा महिलाएं भी हैं, कुछ बच्चियां भी हैं, इन्हें ये डर लगता था कि हम इतनी दूर जा रहे हैं। कभी कभी मेल गाइड्स इन्हें परेशान करते थे, अरे तुम क्यों आई हो, कुछ नहीं होना, हमें ही पैसे नहीं मिलते, तुम क्यों खड़ी हुई हो। घबराती थी, फिर फ़ोन करती थी कि अब क्या करें मैडम। तो हमें बोलना पड़ता था कि नहीं करो काम, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना। अगर बहुत कुछ सब कुछ आसान होता है ज़िंदगी में तो सबको ही सब कुछ अचीव कर लेते। स्ट्रगल तो सब जगह, और स्पेशली महिला हो तो स्ट्रगल दुगना होगा, ये मान के चलो। ये मैं हमेशा बोलती हूँ सबसे। तो स्ट्रगल से लड़ना सीखो। मैंने कहा मेरे पास भी सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रगल ले करके चीज़ों को आगे अचीव करने की कोशिश करती हूँ। मैं गिव अप तो नहीं करती। बच्चियों को घर से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। कोई ऐसी स्टोरी जहाँ आपने पेरेंट्स को कन्विंस किया हो कि हम आपकी बच्ची को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, वो आपके परिवार के लिए भी लाभबंद होगा? कोई ऐसी कहानी आपको याद आ रही हो अभी तक के करियर में आपके? हाँ बिल्कुल है कहानी। जैसे अब मैं बताया कि अभी हम लोग जैसे जो गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम स्किल कुछ इम्पार्ट करा रहे हैं विमेन को। तो क्या होता है कि जैसे हम कई सारे कार्यक्षेत्र है जिसमें हमने महिलाओं को ट्रेनिंग दिलाने की कोशिश करी है। जैसे फॉरेस्ट गाइड है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, या आपका फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स है, फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज है। ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट था ग्वालियर में। फूड एंड बेवरेज सर्विसेज मतलब आपको वेट्रेसेस के तौर पे काम करना है। तो जब मतलब लड़कियों को वेट्रेसेस के तौर पर काम करना है ना होटल्स में, तो क्या होता है कि एक जनसाधारण में जो एक मतलब नॉर्मल सा परिवार होता है ना, उसमें इसको लेके बड़ा विरोधाभास होता है। होटल में हमारी लड़की काम करेगी, अरे मैडम कैसी बातें करती हो, सभ्य घर की संभ्रांत घरों की लड़कियां होटलों में काम नहीं करती, दुनिया क्या कहेगी, हमारा मोहल्ला क्या कहेगा। तो पहली बार में तो वो अपनी लड़कियों को ट्रेनिंग के लिए भेजना ही नहीं चाहते थे। IHM में हमने ट्रेनिंग कराई थी। IHM मतलब हम स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन से कराते थे, जिससे उनका सर्टिफिकेशन हो और उन्हें आगे दिक्कत ना जाए काम लेने में। तो हमने जब बात करी तो पेरेंट्स राजी ना हो रहे, सब परेशान कि नहीं हम तो नहीं। अब अगर ट्रेनिंग करा भी ली, ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद हमने खुद जा के कई होटल्स के साथ टाई अप किया, मार्केट लिंकेज किया। जो बड़े बड़े होटल्स हैं, क्लार्क्स है, रेडिसन है, नारायणम है, आदित्याज है, लैंडमार्क है,
इन सारे होटल में जहाँ आज बच्चियाँ काम कर रही हैं आज की डेट में। तो हमने जब इनको एक दो पेरेंट्स थे, जब ये बच्चों का होटल में जॉब लगा, क्लार्क्स तो अच्छा होटल है, नामी होटल है, रेडिसन भी नामी होटल है। जब ये लगा तो 2-4 दिन काम करने के बाद एक दो के बच्चियों ने बोला कि हमारे मम्मी पापा अलाउ नहीं कर रहे मैडम, हम तो छोड़ेंगे। तो मैंने पूछा तुम काम नहीं करना चाहती? कहते नहीं हम तो करना चाहते हैं मैम, पर घर से परमिशन नहीं मिल रही। मम्मी कहती हैं, पापा कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ के बैठो, इतनी रात गए वापस आती हो, आसपास के लोग कहेंगे कि पता नहीं बेटी को भेज रहे, रात को कहाँ भेजते हैं। मैंने बोला कि इनके पेरेंट्स को जाके एक बार होटल दिखाया जाए कि कहाँ काम करेंगी आपकी बेटियाँ। उनको प्रॉपर लेके होटल दिखाया कि देखिए ये होटल है, यहाँ बच्चियाँ काम कर रही हैं। उसको देख के उन्हें थोड़ी तसल्ली हुई कि अरे ये तो बहुत बड़ा है। ऐसे होटल जहाँ उनके वो मतलब कदम नहीं रख सकते थे। अब ये बैकग्राउंड इन बच्चों का ऐसा है कि किसी के पिता सब्जी बेचते हैं, कोई डेली वेजेस वाले मज़दूर हैं, किसी के फादर कोई बिल्डिंग बन रही है उसमें मज़दूर की तरह काम करते हैं। ऐसे बैकग्राउंड से बच्चियाँ आ रही हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में जो बच्चियाँ काम कर रही हैं वो इतनी खुश हैं और कहती है मैम बहुत अच्छा लगता है जब हाथ में सैलरी आती है मंथ एंड के। अभी तक कितनी लड़कियों को एम्पावर किया है हमने? जी जी हाँ, देखिए जैसे हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस में हम अप्रॉक्सीमेटली 4000 गर्ल्स को ट्रेन कर चुके हैं जी, शिवपुरी और ग्वालियर क्षेत्र में। और कम से कम 450 बच्चियों को हम लोग स्किल डेवलपमेंट दे चुके हैं, जिसमें से कम नहीं तो 40% गर्ल्स आज काम कर रही हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट की बात है जी। और मुझे इस बात को लेके बहुत सेटिस्फैक्शन है। मैं और मेरी टीम, मैं यहाँ पर अपनी टीम का भी नाम लूँगी, कोई आदमी कभी भी अकेले काम नहीं कर सकता है, कोई भी इंसान। मेरे साथ काम करते हैं, मेरे साथ कोऑर्डिनेटर्स हैं, मेरे टीम मेंबर्स हैं, ग्वालियर में भी और शिवपुरी में भी। एरस अफगानी है शिवपुरी में और सनाउल्लाह खान है ग्वालियर में, ये दोनों काम करते हैं। और इसके अलावा भी हमारे साथ और भी टीम मेंबर्स हैं जो जुड़े हुए हैं। ये लोगों की टीम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है जिस मुकाम पे आज हम हैं, हालांकि ये एंड पॉइंट नहीं है, ये तो शुरुआत है, आगे हमें बहुत भी काम करना है। और मैं सोचती हूँ कि जितनी ज़्यादा महिलाओं को हम इंडिपेंडेंट और अपने पाँव पे खड़ा कर सके, सेल्फ कॉन्फिडेंस दे सके, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में नहीं, कम से कम सोसाइटी में कुछ चेंज लाने के लिए कहीं से कोई तो थोड़ी सी हमारी भी ओर से भी कवायद हो जाएगी।